वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी स्टोरी यू आर माइन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, करेज मिलता है ऐसी स्टोरीज़ लाने का, इसके नए नए पार्ट लाने का। तो प्रीवियस पार्ट हमने छोड़ा था जब विंग ने वांग जी को अपनी बाहों में कैद कर लिया था और उससे ये कहा था, यू कांट रन अवे फ्रॉम मी, यू आर माइन लेन वांग जी। उसके बाद वो दोनों अभी भी ऐसे ही खड़े थे। वांग जी खुद को विंग से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग आज जैसे वांग जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। विंग अपने हाथ को वांग जी की शर्ट के अपर बटन पर ले गया और उसको खोलने की कोशिश करने लगा। और ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मिस्टर वी, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ जाने दीजिए मुझे। ये सुनकर विंग ने अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ करते हुए कहा, स्टे हियर। और वांग जी भी एक सबमिसिव ओमेगा की तरह बस वहाँ खड़ा हो गया और उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम चुपचाप मेरी बात सुनोगे, समझ में आया तुम्हें ओमेगा? ये सुनकर अब की बार वांग जी नहीं बल्कि उसका ओमेगा था, उसने बस विंग के सामने नोट कर दिया। और ये देखकर विंग के फेस पर एक स्मिक आ गया। उसने वांग जी की शर्ट के अपर के 2 बटन्स को खोल दिया और वहाँ देखा जहाँ पर एक ओमेगा का सेंट ग्लैंड होता है, जहाँ ओमेगा को मार्क किया जाता है। और वहाँ देखकर विंग के फेस पर एक सेटिस्फेक्शन था। वो अपने फेस को वांग जी की नेक में ले गया और उसकी सेंट को, उसके फेरामोन्स को इनहेल करने लगा। और विंग के इस एक्शन से वांग जी की पूरी बॉडी शिवर कर गई। विंग ने एक लॉन्ग स्निफ लेते हुए कहा, इसका मतलब, पर ये इससे आगे उसने कुछ नहीं कहा। उसने वांग जी की तरफ देखा, उसने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, आज तक तुम्हारे ओमेगा तक ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, तो तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे रिजेक्ट करने की, मेरे टच को रेसिस्ट करने की? एक बात हमेशा याद रखना वांग जी, तुम मेरे हो और अब शुरुआत हो चुकी है। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा, उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तुम चाहे कितना ही छुपा लो, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा देर तक कुछ छुपा नहीं पाओगे। तुम्हारा ओमेगा अभी भी मेरी कमांड को फॉलो करता है और तुम्हें भी करना होगा। मुझे नहीं पता उस दिन तुम्हारी क्या मजबूरी थी, लेकिन एक बार तुम मुझे बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। तुमने हमारे रिलेशन पर बिलीव करना ज़रूरी नहीं समझा। तो अब तुम भुगतोगे। ये बोलकर उसने वांग जी की आंखों में देखा और वांग जी की आंखों में कुछ नहीं था, वो बस किसी हिप्नोटाइज पर्सन की तरफ, विंग की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि विंग आगे कुछ कह पाता, उनके डोर पर नॉक होता है और ये देखकर वांग जी अपने होश में आता है, जैसे विंग के फेरामोन्स ने उसे कंट्रोल कर रखा था और उस नॉक से वो होश में आया हो। और जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि उन दोनों की पोजीशन क्या है, उसने तुरंत खुद को विंग से अलग किया। तभी विंग अंदर आया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, बॉस, अगले 10 मिनट में आपकी मीटिंग है। ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद विंग वहाँ से चला गया और वांग जी भी वहाँ से जाने लगा। तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब तुम मुझसे नहीं भाग सकते, तो ये कोशिश भी मत करना और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाना। और रही बात रेजिग्नेशन की, तो अब तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलने वाला, ये बात याद रखना। मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ चुका हूँ और तुम्हें याद है, जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है। विभूषण को अपनी चीज़ों को बांटना बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलकर उसने डेंजरसली वांग जी की आंखों में देखा और उसके बाद वांग जी वहाँ से चला गया। वो पूरा दिन अब ऐसे ही बीत चुका था। उस इंसिडेंट के बाद विंग और वांग जी की मिलना एक बार भी नहीं हुआ था और अब ऑफिस आवर्स एंड हो चुके थे और वांग जी भी घर के लिए निकल चुका था। वांग जी उस ऑफिस से निकलकर एक बस स्टॉप पर गया। आधे घंटे बाद एक बस आई और वांग जी उसमें चढ़ गया।
और लगभग आधे घंटे बाद ही वो एक जगह उतरा। वो जहाँ उतरा था वो मेंशन बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचेस्ट और बड़े लोग रहते हैं। लेकिन अगर वांगजी इतने बड़े मेंशन में रहता है तो उसे बस से आने की क्या ज़रूरत है। खैर, वांगजी अंदर जाने लगा और गार्ड्स ने जब वांगजी को देखा तो उन्होंने भी वांगजी को रास्ता दे दिया और वांगजी अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने डोरबेल रिंग की और अगले 5 मिनट में एक मेड ने दरवाज़ा खोला। उसने जब वांगजी को देखा तो उसके फेस पर थोड़ा सा डर था। उसने एक बार वांगजी को देखा और एक बार लिविंग रूम में देखा जहाँ पर एक मिडिल एज वूमेन बैठी हुई थी। वांगजी अंदर आया। वो वूमेन जहाँ बैठी हुई थी वहाँ से वो क्रॉस करके अपने रूम की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उस वूमेन ने कहा, ओह, तो आज तुम टाइम पर हो। मुझे तो लगा था कि 2 दिन पहले की तरह तुम किसी अल्फा के साथ अपना मुंह काला करवाने गए होगे। लेकिन लगता है तुम्हें उस दिन की पनिशमेंट के बाद अकल आ गई। ये सुनकर वांगजी की मुट्ठियाँ भिज गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने लगा। और उस औरत ने जब देखा कि वांगजी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और अगले ही पल वांगजी ने अपने कुछ ही कदमों को बढ़ाया था। एक ज़ोरदार विप उसकी पीठ पर लगती है और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसकी पीठ पर पहले से ही काफ़ी चोट थी और जब ये विप उसकी पीठ पर लगी तो उसे और ज़्यादा पेन हुआ। वो अपने घुटनों पर गिर गया। वो लेडी अपने उन हाई हील्स को टक टक करते हुए वांगजी के पास आई। उसने वांगजी के फेस को अपने उन लंबे नाखूनों वाली उंगलियों से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। आजकल तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है जब से वो नया CEO आया है। पर एक बात याद रखना, तुम जैसे लोग इतने बड़े लोगों को डिज़र्व नहीं करते। और शायद तुम भूल गए, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, वो मेरी बेटी का पोजीशन है। और अगर उसे ये पता चला कि तुम उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें फिर उससे नहीं बचा सकती। समझ में आया तुम्हें? अब चुपचाप आ जाओ और सबके लिए डिनर बनाओ। अगले 2 घंटे में मुझे डिनर रेडी चाहिए। ये बोलकर उसने एक झटके के साथ वांगजी के फेस को छोड़ा। उसके नाखून इतने लंबे थे कि वांगजी की स्किन रेड हो गई। वहाँ से कुछ जगह से ब्लड आने लगा। वांगजी उठा और वही उन्हीं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वो किचन में जाने लगा। जैसे ही वो किचन में गया वहाँ पर एक मिडिल एज्ड वूमेन थी। उसने वांगजी को संभाला और एक पानी का ग्लास दिया। वांगजी ने पानी पिया। उस औरत ने कहा, वांगजी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस यहाँ बैठ जाओ। अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। हम सब कर लेंगे। ये सुनकर वांगजी ने कहा, शू माँ, आप जानती हो कि उन्हें पता चल जाता है किचन में CCTV कैमरा से। अगर मैंने ये डिनर नहीं बनाया तो मेरी वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगी। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट मिले, तो मुझे करने दीजिए। ये बोलकर वांगजी खाना बनाने लगता है। वहाँ पर जितने भी मेड थे, सर्वेंट थे, उन्हें वांगजी की हालत देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो इन लोगों को जानते थे कि ये लोग कैसे हैं। अगर उन्होंने वांगजी की मदद करने की कोशिश की तो पनिशमेंट उन्हें भी मिलेगी और शायद वो पनिशमेंट वांगजी से भी ज़्यादा खतरनाक हो। इसीलिए कोई वांगजी की मदद करने के लिए नहीं सोचता। अब लगभग 2 घंटे में वांगजी ने पूरा खाना बना लिया था और उसको टेबल पर सर्व कर दिया। और जहाँ पर बाकी सर्वेंट खड़े थे वो भी वहाँ जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वो डाइनिंग टेबल जो खाली थी वो बहुत सारे लोगों से भर गई थी। वो फैमिली बहुत बड़ी थी। हो भी क्यों ना, ये जिन्स थे चाइना की सबसे रिचेस्ट फैमिली। विंग की हीलिंग एम्पायर के बाद ये सेकंड रिचेस्ट फैमिली है चाइना की। 5 साल पहले जब विंग ने अपना एम्पायर खड़ा नहीं किया था, उससे पहले ये पूरे चाइना की सबसे नंबर 1 कंपनी थी। लेकिन ये सिर्फ होनेस्टी से नहीं थी, बहुत कुछ इन्होंने बेईमानी से कमाया था, लेकिन इसके खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला। इस घर का मेन पर्सन जिन वंगशान था, जिसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। जिन वंगशान का सबसे बड़ा बेटा जिनजिश्वान, जो अब इनके साथ नहीं रहता क्योंकि उसे अपने फादर की डिट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, उसे यहाँ सफोकेशन होता है। उसके फादर बहुत ज़्यादा
चीप पर्सन है। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी हर्ट करने में एक बार भी नहीं सोचते। इसीलिए जिन जिशवान अपनी वाइफ जियांग यानी जो कि विंग और जियांग चेंग की सिस्टर है उसको लेकर 5 साल पहले ही वहाँ से जा चुका था और अब वो रेयरली ही अपनी फैमिली से मिलता है। उसने सारे कॉन्टैक्ट्स इनसे तोड़ दिए हैं। वही जिन गंगशान का दूसरा बेटा जिन गुंगायो या मेंग्याओ जो कि एक ओमेगा है, इसकी शादी लेन फैमिली के बड़े बेटे लेन शिचेन से हुई थी। लेकिन अब लेंस वांग जी तो यहाँ है लेकिन और लेंस कहाँ है ये कोई नहीं जानता। वही इनका तीसरा बेटा जिन जिशुन जो कि एक एल्फा है और इस घर की सबसे छोटी ओमेगा बेटी जिन यांगजी एक पॉजिटिव पर्सन है और यह कहे कि ऑब्सेसिव। यांगजी को बचपन से ही इतने प्यार से पाला गया है या फिर कहीं बिगाड़ा गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। बचपन से ही यांगजी ने जिस चीज़ पर हाथ रखा वो चीज़ उसको लाकर दी गई, भले ही वो कुछ भी हो, कितनी ही एक्सपेंसिव हो या फिर वो किसी की भी हो। यांगजी की नज़र अगर किसी चीज़ पर पड़ गई तो वो सिर्फ यांगजी की ही है। और 5 साल पहले उसकी नज़र एक पर्सन पर गई थी और वो था विभूषण और यांगजी को वो पर्सन सिर्फ अपने लिए चाहिए था। लेकिन यांगजी के रास्ते में जो काटा था वो वांगजी था जिसको उसने हटा तो दिया था लेकिन फिर से पता नहीं ये कैसे आ गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी विंग इससे नफरत क्यों नहीं करता, विंग इसको सज़ा नहीं देता, कुछ से दूर रहने के लिए नहीं कहता। लेकिन क्या हुआ अगर विंग उसे सज़ा नहीं दे सकता, वो तो दे सकती है। यही सोचकर उसने वांगजी की तरफ देखा जो वही सर्वेंट्स के साथ खड़ा था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, हे यू यहाँ आओ। ये सुनकर वांगजी जो अपने हेड को डाउन करके खड़ा था उसने यांगजी की तरफ देखा और उसके तरफ जाने लगा। यांगजी के पास जाकर यांगजी ने कहा, मुझे सर्व करो। ये सुनकर वांगजी ने बस नोट किया क्योंकि इन सब से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, पनिशमेंट उसे ही मिलेगी, इसलिए उसने सर्व करना स्टार्ट किया। लेकिन यही तो यांगजी का प्लान था। जैसे ही वांगजी ने एक डिश के बाउल को भरा और उसको वांगजी की प्लेट में डालने जा रही थी तभी यांगजी ने अपने पास रखी एक हॉट डिश को वांगजी के हाथ पर डाल दिया। इसकी वजह से वांगजी का हाथ जल गया और वो डिश जो वांगजी की प्लेट में डालने जा रहा था उसका हाथ उस प्लेट में चला गया और वो पूरा खाना जो यांगजी की प्लेट में था वो उसकी ड्रेस पर गिर गया। और जैसे ही यांगजी ने ये देखा उसके फेस पर एक स्मिक आ गया और अगले ही पल उसने वांगजी को बहुत ज़ोर से पुश किया। इसकी वजह से वांगजी संभल नहीं पाया और वो ज़मीन पर गिर गया। उसका हाथ पहले ही बहुत बुरी तरीके से जल रहा था, उसकी फिंगर से लेकर कलाई तक की पूरी स्किन जल चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और वो सर्वेंट्स देखकर वहाँ पर शॉक थे। वो सभी देख सकते थे कि गलती यांगजी की है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। यांगजी ने वांगजी की तरफ देखा और वो खड़ी हो गई। उसने कहा, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ड्रेस ख़राब करने की, तुम्हें पता भी है कितनी एक्सपेंसिव है। यह बोलकर उसने गुस्से से वांगजी की तरफ देखा लेकिन वांगजी का ध्यान अपने हाथ पर था। वो सुन रहा था कि यांगजी क्या कर रही है लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से जल रहा था। यांगजी ने अपने फादर की तरफ देखा और कहा, डैड, इस पर जितना भी कर्जा है उसे 2 गुना कर दीजिए। ये पूरी लाइफ हमारे यहाँ सर्वेंट बनकर रहेगा क्योंकि इसे लगता है आज़ादी पसंद नहीं है। इसका जितना भी कर्जा हमारा जितना भी कर्जा इसका ऊपर है उसे 2 गुना कर दीजिए। ये सुनकर वांगजी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ यांगजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने कैसे भी खुद को खड़ा किया और वो यांगजी के सामने चला गया। उसने घुटनों पर बैठते हुए कहा, प्लीज़ मैडम, ऐसा मत कीजिए, मैं इतना कर्जा कैसे चुकाऊंगा, पहले ही मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है, मैं पूरी सैलरी आपको दे देता हूँ, मेरे गगा का मेडिकल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन यांगजी सुनने वाली थी। उसने वो हाथ जिसको उसने जलाया था वांगजी ने उस हाथ को ज़मीन पर रख रखा था। यांगजी ने अपनी हाई हील्स को उसी हाथ पर रखते हुए कहा, नहीं करूँ, और अगर मैं करूँगी तो तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते और अब तुम भुगतोगे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो पर्सन मेरा है,
ये वार्निंग मैंने तुम्हें पहले भी दी थी ना, है ना? और तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से वो मुझ पर चिल्लाया। उसने मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन मैं कैसे उससे दूर रहूं? वो मेरा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। विभूषण सिर्फ मेरा है, समझ में आया तुम्हें? और इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही थी। इन्हीं हाथों से उसने मुझे बाहर भेजा था, लेकिन मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। जब ये तुम्हारा फेस ही नहीं रहेगा जिससे तुम लोगों को अपने इनोसेंस दिखाते हो, तो वो तुमसे प्यार क्यों करेगा? वो तुम्हारे से इस प्रिटी फेस की वजह से तो तुमसे प्यार करता है। चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं इसको भी बिगाड़ दूंगा। इसके बाद कोई अल्फा तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं। ये बोलकर यांगजी वहाँ से चली गई और वांगजी अपने घुटनों पर वहीं बैठा था। वो सारी फैमिली इस ड्रामे को देख रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी मेंग्याओ जो सब कुछ सुन रहा था, उसने वांगजी की तरफ देखा और अपनी स्वीटेस्ट वॉइस में कहा, वांगजी ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना कि यांगजी विभूषण से कितना प्यार करती है और तुमने उसे ही गुस्सा दिला दिया। आखिर तुम ऐसा करना बंद क्यों नहीं करते? तुमने मेरी बहन की कितनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी और तुमने ये देखो खाना भी खराब कर दिया। अब जब तुमने इतना बड़ा काम किया है तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। तो आज रात में खाना नहीं मिलेगा। जितना खाना तुमने बर्बाद किया है उसकी वजह से आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ठीक है वांग जी? ये बोलकर उसने स्मृत किया। वांग जी मेंग्या की आवाज़ इतनी स्वीट थी कि कोई अगर बाहर वाला सुने तो वो समझ ही ना पाए कि मेंग्या की उस आवाज़ में कितनी बिटरनेस और नफरत थी। लेकिन वांग जी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो लोग उसे खाना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये उनका रोज़ का है। कोई ना कोई गलती वो रोज़ वांग जी में निकालते हैं और उसको खाना नहीं देते। लेकिन वांग जी को फ़र्क इस चीज़ से पड़ा था कि उसका कर्ज जो पहले ही बहुत ज़्यादा था वो और ज़्यादा बढ़ चुका था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब चुकाएगा कैसे। वहीं जिन लगभग आधे घंटे तक खाना खाने के बाद वो सभी उठकर अपने रूम में चले जाते हैं और वांग जी सभी मेट्स के साथ उन डिशेस को क्लीन करता है। वो भी अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर अपने रूम की तरफ जा रहा था तब उसने एक रूम की तरफ देखा जहाँ से मेंग्याओ बाहर निकल कर आ रहा था। वांग जी ने जब मेंग्याओ की तरफ देखा कि वो बाहर जा रहा है तो वो उस रूम की तरफ जाने लगा। उस रूम में जाकर उसने उस रूम को लॉक कर दिया और सामने वाले पर्सन की तरफ देखा जो कि शायद पैरालाइज था। वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास गया और बेड पर बैठ गया। उसने उस पर्सन के चीक्स पर हाथ रखते हुए कहा, शिचिनगा आप कब उठोगे? प्लीज़ उठ जाइएगा, मैं थक चुका हूँ। आपका डीडी अब और ज़्यादा सह नहीं सकता। ये बोलकर वो अपनी हेड को शिचेन की चेस्ट पर रख लेता है जो पिछले 5 सालों से पैरालाइज था। शिचेन सब सुन सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन वो अपनी बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल भी हिला नहीं सकता। वांग जी ने शिचेन के चेस्ट पर अपने हैंड को रखते हुए कहा, गा अब मुझसे सहन नहीं होता। पिछले 5 सालों से मैं बहुत कुछ सहन कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि एक ना एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक हो जाओगे तो आप मुझे इस हेल्थ से बाहर ले चलोगे, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा गा। ना आप उठ रहे हो और ना ही ये सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं थक चुका हूँगा। मैंने सब कुछ खो दिया, डैड, विंग, आपको, मैंने अपने बच्चे सबको खो दिया गा। मेरे पास अब कोई नहीं है। विंग मुझसे नफरत करता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन वो मुझसे नफरत करता है गा। प्लीज़ उठ जाइए, आपका डीडी अब थक चुका है। मैं मर जाऊँगा गा। प्लीज़ होश में आइए। ये बोलकर वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वही शिचेन जिसकी आँख से बस आंसू बह गए थे, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, बस आँख से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर तक रोने के बाद वांग जी उठकर बैठ जाता है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, पर डोंट वरी गा, सब ठीक हो जाएगा। डैड कहते थे कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, सब ठीक हो जाएगा। और आप भी अगर एक बार आप ठीक हो जाओ तो वैसे ही सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप पर भरोसा आएगा और मैं हार नहीं मानूंगा। चिंता मत कीजिए, आपका डीडी स्ट्रॉन्ग है।
ये बोलकर उसने शीशेन के फोरहेड पर किस किया और इससे पहले कि मेंग्याओ उस रूम में आता वो वहाँ से निकल गया। वो अपने रूम में गया जो कि उस ग्राउंड का उस फ्लोर का सबसे लास्ट रूम था जो ज़्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ पर एक सिंगल बेड रखा हुआ था जिस पर एक पर्सन भी मुश्किल से सो चुके और वहाँ पर कोई सॉफ्ट मैट्रेस नहीं था बल्कि एक हार्ड मैट्रेस था। उस रूम में एक छोटी सी खिड़की थी, एक छोटा सा क्लोजेट था। वांग जी अपने रूम में पहुंचकर गेट को बंद करने ही वाला था, लेकिन तभी एक फोर्स के साथ वो पीछे जाकर गिरता है और सामने से एक अल्फा वांग जी के रूम के अंदर आता है। उसे देखकर वांग जी की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था और अल्फा और कोई नहीं बल्कि जिन जिशुन था। वो वांग जी के पास आया और ज़्यादा पास आने लगा। वो वांग जी की तरफ झुका और ज़्यादा क्लोज जाने वाला था, लेकिन एक बंच ऑफ फेरामोन से जैसे वो पुश हुआ हो और ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो अभी तक तुम्हारा मार्क तुम्हें प्रोटेक्ट करना नहीं भूला? हाँ, पिछले 5 सालों में उस बास्टर्ड के फेरामोन्स 1% भी कम नहीं हुए और आज तो मुझे तुम पर और ज़्यादा फेरामोन्स महसूस हो रहे हैं, जैसे तुम्हारे अल्फा ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसके फेरामोन्स तुम पर लगाए हो। पर चिंता मत करो, आखिर कब तक? एक न एक दिन वो पर्सन तो मेरी बहन का होने ही वाला है और तुम्हारा ये मार्क कब तक रहने वाला है? सिर्फ 5 साल और उसके बाद ये फेड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद तुम सिर्फ मेरे एक टॉय होगे, क्योंकि इस घर से तो तुम बाहर जाने से 5 साल बीत चुके हैं। मैंने 5 साल इंतज़ार कर लिया है, तो 5 साल और ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, लेकिन मेरे फेरोमोन्स तुम्हें इफेक्ट कर सकते हैं। ये बोलकर जिन जिशुन अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है। पहले तो वांग जी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वांग जी एक मार्क ओमेगा है, वांग जी मार्क हैं। लेकिन आखिर कब तक? वो जिन जिशुन एक अल्फा था, वो भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा। उसके फेरोमोन्स वांग जी को इफेक्ट कर रहे थे। उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगी थी। लेकिन जिन जिशुन को जैसे मज़ा आ रहा हो, वो वहाँ पर खड़ा खड़ा हंस रहा था वांग जी की ऐसी हालत को देखकर। अब वांग जी टोटली ज़मीन पर लेट चुका था, उसको ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर थोड़ी देर जिन जिशुन अपने फेरोमोन्स को वहाँ रखता तो शायद वांग जी अब अपनी लास्ट ब्रीथ ले रहा होता। लेकिन जैसे ही वांग जी के बेहोश होने वाला था, जिन जिशुन ने अपने फेरोमोन्स को फैलाना बंद कर दिया और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं वेट करूँगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा ये घमंड कब तक रहता है। ये बोलकर वो उस रूम से चला जाता है। लगभग आधे घंटे तक वांग जी वहाँ ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थे, लेकिन आंखों से बस आंसू बह रहे थे। फिर भी कैसे भी करके वो उठता है और उस क्लोजेट में जाता है। वहाँ से वो एक शर्ट और एक और चीज़ निकालता है। उनको लेकर वो अपने बेड पर आकर बैठ जाता है। वो उस शर्ट को अपनी नोज़ के पास लेकर आकर स्निफ करने लगता है। लगभग 5 मिनट तक स्निफ करने के बाद वो इस शर्ट को एक झटके से कुछ से दूर करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्यों? आखिर क्यों? अब तो इसमें से तुम्हारे फेरोमोन्स भी आना बंद हो चुके हैं अल्फा। क्या अब तुम ये तक नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे फेरोमोन्स को इनहेल करूं? और तुम क्यों चाहोगे? वैसे भी 5 साल हो चुके हैं और पिछले 5 साल से ये शर्ट मेरे पास है। इसमें से अब तो तुम्हारे फेरोमोन्स फेड होने लगे हैं। लेकिन जब भी ये बास्टर्ड यहाँ आता है, सिर्फ तुम्हारे फेरोमोन्स होते हैं जो मुझे रिलीफ पहुँचा सकते हैं, नहीं तो अब तक तो मैं कब का मर चुका होता। आखिर मैंने क्या किया है? विंग, तुम मुझे ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो जैसे मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? हाँ, मेरी गलती है कि मैं उस दिन तुम्हें कुछ बता कर नहीं आया, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। उस टाइम हालात ऐसे हो गए थे कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा था विंग, तो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए समय ही नहीं था, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। लेकिन उस दिन पार्टी में चेंग क्या कह रहा था कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। आखिर तुम वो ऐसा कह कैसे सकता है? मैं अगर किसी अल्फा के पास जाता तो क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? हम दोनों मार्क्ड हैं। शायद ये तुम भूल चुके हो, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊँ?
मैंने तुम्हारा मार्क अपनी नेक पर पिछले 5 सालों से बेयर किया हुआ है और तुम्हारी नेक पर भी मेरा मार्क है। तो आखिर अगर मैं किसी अल्फ़ा के पास जाता या फिर अल्फ़ा किसी और अल्फ़ा का ख्याल मेरे दिल में भी लाता तो उससे सिर्फ मुझे तकलीफ़ नहीं होती बल्कि तुम्हें भी तकलीफ़ होती। ये जानते हुए भी तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो कि मैं किसी और अल्फ़ा के बारे में सोच भी सकता हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है वी? पिछले 5 सालों में पता नहीं तुमने क्या क्या सहा है। तुम एक मार्क अल्फ़ा हो और मैं एक मार्क ओमेगा। मुझे पता है मेरी हीट में मुझे कैसा फील होता है जब मेरा अल्फ़ा मेरे पास नहीं होता। लेकिन तुम एक अल्फ़ा हो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा पेन होता है। और इन पिछले 5 सालों में भले ही अभी तुम मुझसे कितनी ही नफ़रत करते हो लेकिन मैंने फील किया है तुम अपनी रट को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी ओमेगा के पास नहीं गए। तो फिर तुम मुझे ऐसे एक्सप्रेशन देते हो जैसे मैंने कोई गुनाह किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया ही तो नहीं। आखिर तुम भी तो मेरे पास आ सकते थे, मुझे ढूंढने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? ये बोलकर वांगी फिर से शांत हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो सेकंड चीज़ वो अपने हाथों में लेकर आया था उसको विंग के शर्ट के ऊपर रखते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज़ हो? हाँ, होना भी चाहिए। आखिर मैं यूज़लेस ही तो हूँ। मैं हमारे बेबी तक को नहीं बचा पाया विंग। मैंने उसे खो दिया। मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। मैंने अपने बच्चे को खो दिया विंग। शायद इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो, इसीलिए तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए इतनी नफ़रत दिखती है। वो आंखें जो कभी मेरे लिए इतने प्यार से भरी हुई होती थी, अडोरेशन से भरी हुई होती थी, उनमें आज मुझसे सिर्फ नफ़रत के सिवाय कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं। ये बोलकर वांग से बेड पर लेट जाता है। वो विंग की शर्ट और उस चीज़ को जो विंग की शर्ट के ऊपर थी उसको अपने चेस्ट से लगाकर सो जाता है। वो चीज़ और कोई नहीं बल्कि एक बेबी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी जिसमें वो बेबी ठीक से ग्रोन अप हुआ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ये देखा जा सकता था कि ये एक बेबी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ही है। वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और थका हुआ होने की वजह से कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसने बहुत कुछ सहा है और अब तो वो थकता हुआ आ रहा है। उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। वही वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि 2 आंखें शुरू से ही उसे देख रही थी। जब से उसने ऑफिस छोड़ा है, यहाँ उसका ऑफिस छोड़ना, जिन मेंशन में आना, मैडम जिनका उस पर विप से अटैक करना, यांग जी का वो सब कहना, जिन जिशुन का वो सब वांग जी के साथ करना, वांग जी का शिशेन के साथ कंप्लेन करना, वो सब उस पर्सन ने सुना था। और उस पर्सन की आंखों में अभी क्या इमोशंस थे ये कोई भी नहीं समझ सकता था। एक पर्सन और था जो उसके पास ही खड़ा था। अब लगभग आधी रात थी और एक घर पर ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा था। अंदर जो भी कपल सो रहा था वो इतने तेज़ नोक से उठ चुका था। जियांग ने हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, हाउशान, इतनी रात को कौन है? भी रात के 2 बज रहे हैं। ये सुनकर हाउशान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। ये बोलकर हाउशान उठता है और उस गेट को खोलने के लिए चला जाता है। उसके पीछे पीछे जियांग भी चला जाता है। हाउशान जैसे ही उस गेट को ओपन करता है वो सामने वाले पर्सन को देखकर शॉक था, लेकिन सामने वाले पर्सन ने हाउशान पर ध्यान दिए बिना वो बस जियांग के पास आया। उसने सोंग जियांग की आंखों में देखते हुए कहा कि क्या वो उस दिन वो प्रेग्नेंट था? और ये सुनकर हाउशान और सोंग जियांग दोनों की बॉडी अपनी जगह पर ही स्टिफ हो जाती है। तो है एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। ये था वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे वांग जी का बताना था। वांग जी को जब से इफेक्ट स्टार्ट हुआ है हमने नहीं बताया कि वांग जी कहाँ रहता है और उसकी हालत रोज़ ऐसी क्यों हो जाती है कि उसके शरीर पर हमेशा चोट के निशान होते हैं। तो आप सबको पता चल गया होगा। और आपको क्या लगता है
कि वो पर्सन कौन था जो सोंग जियांग के पास आया था और वांग जी ने क्या कहा कि उसने अपना बच्चा खो दिया है और विंग उसको उसकी वजह से नफरत करता है। तो आपको क्या लगता है कि अब स्टोरी कौन सा मोड़ लेने वाली है? तो प्लीज़ कमेंट में अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए।